अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। ठंडी ठंडी और धुंधली धुंधली सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे हमें देख रहे होंगे और एक भरपूर वीकेंड गुजारने की प्लानिंग भी आप लोगों ने कर ली होगी, क्योंकि आज हमारा इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम होता है और आपको पता है कि वीकेंड पर हमारी भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही होती है कि हम अपने प्रोग्राम में जो है टॉपिक्स लाइटेड नोट पर रखें, ताकि आप लोगों को हम जो आपका वीकेंड है उसका मज़ा भी दोबाला हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंचा सके। तो जनाब, वीकेंड पर मेरे पास जो है ना, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और वो खबर ये है कि छुट्टियां होने वाली हैं। गुज़िश्ता रोज स्मॉग से मुतालिक दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान लाहौर हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर से 4 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का जो है वो हुक्म दे दिया है, और जिस पर अमल दरामद करते हुए पंजाब हुकूमत ने भी 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक स्कूलों से छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। और स्कूल से छुट्टियां तो हो गई हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को चाहिए कि उन छुट्टियों में अपना जो वक्त है जो हमें मिल रहा है वो हम लोगों ने ज़ाया नहीं करना है, बल्कि इन छुट्टियों को प्रोडक्टिव हम तरीके से इस्तेमाल करें, इंजॉय करें, कुछ नया सीखें इसमें करने के हवाले से। तो क्योंकि घर पर रह के हम लोग बोर हो जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी जो स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, लेकिन उनसे यही दरख्वास्त करते हैं कि आपने ये अपना जो टाइम है ये ज़ाया नहीं करना है। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से इंजॉय करना है, कुछ नया स्किल सीखिए ताकि आपको पता चले। लेकिन अभी बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। जैसे मैं आपको बता रही थी कि मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा सर्द हो रहा है, स्मॉग भी है, धुंध भी है और खुश्क सर्दी पड़ने की वजह से बड़े भी इन्फेक्ट होते हैं इससे, लेकिन बच्चे ज़्यादातर उनमें इन्फेक्शन बढ़ने लग जाता है फेफड़ों के हवाले से या बाकी इन्फेक्शंस। और डॉक्टर्स की जानिब से ये तलकीन की जाती है कि वालिदैन ऐसे मौसम में बच्चों को बाहर निकलने से रोके और ख़ास तौर पर सांस और दमे के मर्ज में मुब्तला लोगों का ख़ास तौर पर एहतियात करने की ज़रूरत होती है। और सर्दी में इजाफे की वजह से नमूनिया के केसेस में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। और नमूनिया एक ख़तरनाक मर्ज है जिसका निशाना ज़्यादातर छोटे बच्चे बनते हैं, और पाकिस्तान में हर साल 80,000 से ज़ायद, जबकि दुनिया भर में 10 लाख से ज़ायद बच्चे नमूनिया का शिकार होकर इंतकाल कर जाते हैं। और 5 साल से कम उम्र बच्चे मौत का उन वाक़या भी हो जाती है उनकी, और उनमें से 30% अमवात की वजह जो है वो नमूनिया ही होती है, जबकि 1 साल से कम उम्र बच्चों की अमवात में से 33% की वजह नमूनिया होता है। तो नमूनिया के अलामात और वजूहात क्या है और उससे कैसे बचा जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर हसन बाजवा है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर हसन, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी शुक्रिया मुनीबा, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर हसन, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो ख़ास तौर पर माएँ जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, कंसर्न हो जाती हैं कि इस मौसम में सर्दी बढ़ने की वजह से बच्चे नमूनिया का शिकार ना हो जाए। ये बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। तो हमें बताएं कि नमूनिया होने की वजूहात क्या होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है इस मौसम में, ख़ास तौर पर बच्चों को लेकर? जी, उसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन आजकल तो शदीद सर्दी का मौसम है, तो शदीद सर्दी ही उसकी सबसे बड़ी वजह नज़र आ रही होती है। इसके अलावा उनकी हेल्थ इश्यूज़ में उनकी चूँकि सेहत जो उनसी है बच्चों की जवानों की तरह नहीं होती, तो वो जल्द इसका शिकार हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से और इसके अलावा किन किन वजूहात की वजह से? क्या सर्दी की वजह से ही नमूनिया होता है या और भी कई रीजंस हो सकते हैं? जी, नमूनिया तो बहरहाल एक जरासीम की वजह से ही होता है। उसमें वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं और फंगी और दीगर जरासीम शामिल हैं, लेकिन चूँकि बच्चे इसका ज़्यादा शिकार हैं तो इसलिए उनके हवाले से ज़्यादा इसके बारे में एहतियात की जाती है। लेकिन किस उम्र में ज़्यादा जो बच्चे हैं इससे मुतासर होते हैं नमूनिया से? जैसा कि आपने बताया कि 5 साल से कम उम्र बच्चों में इसका ज़्यादा है और 1 साल से कम बहुत ज़्यादा शदीद। ठीक है, तो फिर क्या एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती है कि हम बच्चों को नमूनिया जैसे मर्ज से बचाएं? क्या क्या इकदाम उठाने की फिर हमें ज़रूरत पड़ जाती है? जी, एहतियाती तदाबीर कमोबेश वही हैं जो कि दीगर एक सेहतमंद ज़िंदगी के लिए चाहिए होती है और बच्चों की निगहदाश्त के लिए। उसमें अच्छी ग़िज़ा, सर्दी से बचाओ और माँ का दूध पिलाना और जल्द से जल्द इलाज, और सबसे बढ़कर ये कि प्रॉपर वैक्सीनेशन टाइम पे। नमूनिया की जो वैक्सीनेशन अगर हम लोग प्रॉपर करवा लें, जितनी भी अभी वैक्सीनेशन बच्चों को लग रही है वो करवा ले, तो इस तरह के जो बीमारियां हैं उससे हम लोग बच सकते हैं। ख़ासतौर पर बच्चे जो हैं तो उनका जो इम्यून सिस्टम वो कमज़ोर होता है, इसकी वजह से वो ज़्यादातर बीमारियों का शिकार होते हैं। हमें बताइए कि नमूनिया की अलामात क्या है, सिम्टम्स क्या है, जिससे हमें पता चल जाए कि बच्चा जो है वो नमूनिया का शिकार हो चुका है?
जी, अलामात तो बच्चों में वही हैं, जैसा कि बुखार हो जाना, खांसी लग जाना, उसमें फिर बलगम आ जाना, सबसे ज़्यादा सांस का तेज़ चलना या उखड़ना या सांस में तंदी महसूस करना, और बाद दफ़ा सांस में आवाज़ें आना। अच्छा। इसके अलावा पसली का चलना वगैरह वगैरह। ये सारी हैं नमूनिया की जो अलामात हैं। जिससे तो बुखार अगर देखा जाए तो वो कितनी शिद्दत का होता है जिससे पता चल जाए कि ये नमूनिया का बुखार है? जी, जो तेज़ बुखार चढ़ता है 100 से भी ऊपर चला जाए तो वो 100 फ़ारेनहाइट, आम ज़ुबान में वालिदैन समझ जाते हैं कि इस वक्त ये बुखार की हालत में है, और थर्मामीटर से चेक भी किया जा सकता है। तो वो नमूनिया चूँकि आजकल सीज़न है, अच्छा। तो हर 5 में से 4 बच्चे तो नमूनिया का शिकार होकर अस्पतालों में आ रहे हैं। तो ये कि इस सीज़न, जैसे आपने बताया कि ये नमूनिया का सीज़न है, तो ये सीज़न किस महीने से किस महीने तक जाता है ताकि उसी टाइम के दौरान हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात कर सकें? जी, सर्दियाँ शुरू होते ही नमूनिया, वैसे तो ये सारा साल ही बच्चों में रहता है, ठीक है। लेकिन सर्दियाँ शुरू होते ही ये बढ़ना शुरू हो जाता है 15 नवंबर या 12 नवंबर के करीब से, और आजकल चूँकि पीक सीज़न है तो सबसे ज़्यादा नमूनिया हो रहा है। मतलब ये जो नवंबर या दिसंबर का अगर महीना देखा जाए जनवरी तो भी इवन। तो इसमें ज़्यादातर एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें नमूनिया के जो केसेस हैं इसमें ज़्यादा आते हैं क्या? जी बिल्कुल, इसी में ज़्यादा आते हैं, और आजकल सबसे ज़्यादा नमूनिया के मरीज़ आ रहे हैं। ठीक है। तो अगर नमूनिया हो जाए, अगर बच्चे को हो गया है नमूनिया, तो फिर हमें फ़ौरन क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, या अगर ख़ुद कर रहे हैं तो फिर किस तरह का ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए? सबसे पहले तो नमूनिया से बचने के लिए ही इक़दाम करने चाहिए, जैसा कि सर्दी नहीं लगने देनी चाहिए, अच्छी ग़िज़ा देनी चाहिए, और माँ का दूध पिलाना चाहिए, हिफाज़ती कतरे और टीके वक्ती लगाने चाहिए। और अगर वो बीमार पड़ जाते हैं इस सीज़न में तो फ़ौरन डॉक्टर से भी रुजू करें, खांसी भी है तब भी डॉक्टर से रुजू करें, और अगर सांस में कोई तंगी महसूस कर रहा है और उस वक्त भी आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। अगर वो निमोनिया की अलामात आ गई हैं तो वो जल्द अज जल्द दवाइयाँ शुरू करें, क्योंकि जितनी जल्दी इसका इलाज किया जाएगा इसमें अमवात का चांस भी कम होता जाएगा। ठीक है। तो इसमें जैसे आपने कहा कि ग़िज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल करें, किस तरह की ग़िज़ा फिर बच्चों को खिलानी चाहिए हमें? जी, जो नौज़ायदा बच्चे हैं उन्होंने तो सिर्फ माँ का दूध पीना है, बिल्कुल, और तकरीबन 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही इस्तेमाल करना है। 6 महीने के बाद ठोस ग़िज़ाएँ शुरू कर देनी है, और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ाते जाना है। उसके अंदर जो ज़्यादा ग़िज़ाएँ हैं, जैसा कि 6 महीने के बाद हम यखनी, सूप, अंडा और कीमा, गोश्त, अलगर्ज़ हर किस्म की ग़िज़ा जो ठोस आ सकती है जिसको वो ले सके बच्चा, वो देनी चाहिए। तो क्या ये जो ग़िज़ाएँ आप बता रहे हैं जो डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए बच्चों की, क्या ये हमें डॉक्टर से मशवरा करने के बाद बच्चों को खिलानी चाहिए कि उनको कितने पोर्शन में खिलानी है, या हम खुद भी खिला सकते हैं उन्हें? 6 महीने के बाद तो उसको ग़िज़ा देनी शुरू कर देनी है माँ के दूध के साथ, मतलब ठोस ग़िज़ा 6 महीने बाद लाज़मी शुरू कर दी जाए। ठीक है। और 2 साल के बाद बच्चा तो वैसे ही फैमिली डाइट पे आ जाता है, तो घर में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जैसे सीज़न के एतबार से भी है, जैसे आजकल गाजरों का हलवा है वो हो गया, या दीगर हलवा जाते हैं, और ये गर्म मेवा जात जो उनसे ड्राई फ्रूट्स जिनको कहते हैं, और सूप वगैरह रेगुलरली, मछली का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें जो उनसे ये इम्यूनो प्रोटेक्टिव या इम्यूनो न्यूट्रिशन डाइट्स भी कहलाती हैं। ठीक है। और दूसरा मुझे बताइए डॉक्टर साहब कि जो दूध की चीज़ है, या दूध की जो तादाद है या उसकी जो क्वांटिटी है, वो कब से हमें कम कर देनी चाहिए बच्चों को देना, ताकि वो टेबल फूड की तरफ या सॉलिड फूड की तरफ भी आए? 6 महीने से हमने दूध कम करना शुरू कर देना होता है ग्रेजुअली, और 2 साल तक छुड़ा देना होता है। अच्छा। 2 साल के बाद दूध की कैलोरिक वैल्यूज तो नहीं रह जाती डाइट में, तो वो उससे उस वक्त तक तो दूध पिलाना है। 1 साल के बाद 50% ग़िज़ा और 50% जो उनसे आपकी दूध की ग़िज़ा रह जाती है। और दूसरा डॉक्टर साहब, एक मसला आ जाता है कि इस मौसम में बच्चों को इन्फेक्शन होता है, सीने का इन्फेक्शन भी होता है, उसमें से आवाज़ें भी आती हैं, खांसी बहुत ज़्यादा होती है, और जो फेफड़ों को भी उनके मुतासर करते हैं। तो हमें बताइए, स्मॉग जो इस मौसम में बहुत ज़्यादा आम हो चुके हैं, तो इससे फिर हम कैसे बच सकते हैं, बच्चों को किस तरह बचाएं? बच्चों को तो अब स्मोक तो खैर अब लाहौर में नंबर 1 आ चुका है पूरी दुनिया में, तो इससे सिर्फ बच्चों ने नहीं, सब ने ही बचना है। ये हर किसी के लिए इक्वली इंजीरियस है। तो इसमें एहतियाती तदाबीर वही हैं कि आप सबसे पहले तो वो इक़दाम करें जिससे स्मोक हो ही ना, यानी धुआं और इस ऐसी कोई भी चीज़ जो उनसे है वो ख़त्म की जाए, प्लांटेशन को लाहौर में बढ़ाया जाए,
और फिर चूंकि इधर अब बच्चे इफेक्टेड हो सकते हैं तो बच्चों को भी मास्क इस्तेमाल करें, वो रेगुलरली मास्क इस्तेमाल करें। ठीक। आउटसाइड द होम तो लाजमी, जैसे ट्रैफिक के अंदर भी। और बाकी इकदाम जो गवर्नमेंट लेवल पे भी करने की ज़रूरत है, हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होनी चाहिए वगैरह वगैरह। जैसे बीजिंग ने कंट्रोल किया था स्मॉग के ऊपर, नंबर 1 वो भी रहा है, लेकिन कुछ ही सालों में वो बिल्कुल ऐसे ही है जनाब, इकदाम करने की ज़रूरत है ताकि हम ये तमाम तर जो बीमारियाँ उनसे बच सके। और जैसे बच्चों के हवाले से हम बात करते कि नमूनिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है और इस मौसम में बहुत ज़्यादा केसेस सामने आते हैं बच्चों में नमूनिया के, तो आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। ये तमाम तर जितने भी महीने चल रहे हैं इसमें सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बच्चों को एक तो लाजमी गर्म कपड़े पहनाएं, गर्म ग़िज़ा का जो है उनको इस्तेमाल कराएं ताकि वो उनका जो इम्यून सिस्टम है वो जितना मजबूत होगा बच्चे उतना ही डट कर मुकाबला कर सकते हैं इस बीमारियों का। डॉक्टर हसन बाजवा हमारे साथ मौजूद थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर हसन बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए तालीमी मैदान के हवाले से, तो जैसे जैसे ज़माना चेंज हो रहा है वैसे वैसे इसके ट्रेंड्स भी चेंज हो रहे हैं। और आजकल के बच्चों की बात की जाए तो बच्चों में मोबाइल, टैबलेट्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे कार्टून्स देखने की लत ना लगी हो या पसंद ना हो। और कार्टून्स देखना और उन गैजेट्स का इस्तेमाल गलत नहीं है, लेकिन अगर उसको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाए। और अब इन चीज़ों का इस्तेमाल तालीम और तरबियत के लिए भी नागुज़ीर हो चुका है। और आज हम आपका तारुफ एक ऐसे ही तालीमी निज़ाम से करवाने जा रहे हैं जहाँ कार्टून्स और छोटी छोटी वीडियोस के ज़रिए बच्चों को एजुकेट किया जाता है। यहाँ आपको छोटी क्लासेस में आपको LCD स्क्रीन्स मिलेंगी, कंप्यूटर्स नज़र आएंगे और प्रोजेक्टर्स भी नज़र आएंगे। जबकि किताबों के हवाले से देखा जाए तो उसके पेजेस कार्टून्स और डिफरेंट तस्वीरें और जो है डिफरेंट आपको रंगारंग तस्वीरें से भी मुज़य्यन नज़र आएंगी। और ये तालीमी निज़ाम जो है वो बच्चों की तालीम बेहतर बनाने के लिए काम करने वाले गैर सरकारी इदारे तालीम आबाद की जानिब से मुतारिफ करवाया गया है। तालीम आबाद ने बच्चों को तालीम देने के अमल में टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई है और इस एजुकेशनल स्टार्टअप को आलमी वाइस अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो ये तालीमी निज़ाम कैसे काम करता है, क्या गैजेट्स के ज़रिए बच्चों की तालीम और तरबियत मुमकिन हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है दानियाल ज़िया हैं, हेड ऑफ स्ट्रेटेजी हैं तालीम आबाद के। दानियाल, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? थैंक यू, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दानियाल, सबसे पहले तो हमें तालीमा आबाद से तारुफ करवाएं कि ये जो बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट आप लोग लेकर आए हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्या ख्याल आया, क्या इसके पीछे की सोच थी जो आप लोगों ने ये बनाया इदारा? जी, जैसा कि नाम से भी पता चलता है, तालीम आबाद सिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का शहर, जहाँ के जो लोग वहाँ रहते हैं, तालीम आबाद की कैरेक्टर्स और जो भी वहाँ पे इंसिडेंट्स होते हैं वो सब कुछ जो होते हैं एक तालीमी निज़ाम के इर्द गिर्द बने होते हैं। तो तालीम आबाद का हमें आइडिया आया कि हम लोगों ने एजुकेशन में हमारा जो पहला एक्सपीरियंस था वो था कि जब हमने इस्लामाबाद के इस्लाम के अंदर एक स्कूल खोला था स्ट्रीट किड्स के लिए, और जब उनको हमने पढ़ाना शुरू किया तो दो काम हुए। एक तो हमें टीचिंग के प्रोफेशन से, जो कि हमें लगता था कि कभी नहीं होगा, हमें टीचिंग के प्रोफेशन से एक लाइफ लॉन्ग एक कनेक्शन बन गया हमारा। और दूसरा हमें ये समझ लगी कि चाहे बच्चा एक नीचे तबके का हो, मिडिल तबके का हो या अपर तबके का हो, उन सबको स्कूल जाना पसंद नहीं था, क्योंकि स्कूल हर बच्चे के लिए काफ़ी बोरिंग था और काफ़ी मुश्किल काम था। और जो बच्चे जाते भी थे स्कूल, उनको स्कूल में धक्के देके पेरेंट्स को भेजना पड़ता था, इवन मुझे या किसी और बच्चे को भी। तो हमने क्या कोशिश की कि हमने इनिशियली कोशिश करना शुरू की कि हम इसको इंटरेस्टिंग बनाएं, और इसलिए हमने इसको एक कार्टून की शक्ल दी। तो हमने नेशनल करिकुलम उठाया और उसको कार्टून्स में तब्दील कर दिया। तो दानियाल, आप लोगों को प्रेस्टिजियस वाइस अवार्ड भी दिया गया है, हमें बताइएगा ये किन कंपनीज को मिलता है और क्यों दिया जाता है?
जी, तो वाइज अवार्ड जो है ये मिलता है 6 कंपनियों को हर साल कतर फाउंडेशन की तरफ से। और कतर फाउंडेशन फेमस है एजुकेशन सिटी के लिए, और वो चाहते हैं कि वो एजुकेशन को दुनिया भर में फैलाएं। एंड जो इसके प्रेस्टिजियस होने की वजह ये है कि 150 ममालिक से हर साल कोई 3000 एप्लीकेशंस आती हैं इसकी, और उनमें से सिर्फ 6 कंपनीज को चुना जाता है। और इसका जो प्रोसेस होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। उसमें आपके प्रोग्राम के बारे में हर आपके प्रोग्राम की हर चीज़ को वो खोल कर देखते हैं कि क्या ये एक्चुअली बच्चों को सही तरह पढ़ा रही है, क्या ये एक्चुअली वो चीज़ें कर रही है जो आप क्लेम कर रहे हैं। तो काफ़ी एक रिगरस प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें गुजारा जाता है, इसके बाद ये अवार्ड मिला जाता है। तो कैसी फीलिंग्स थी जब आपको मिला और आपको पता चला कि आपके इस आइडिया की बदौलत आपको रिकग्नाइज किया जा रहा है और आपको ये अवार्ड भी मिला है? फीलिंग डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से इस अवार्ड के बारे में जानते थे जब से हमने काम शुरू किया था ये, और हमें पता था कि ये अवार्ड मिलना एक तो बहुत मुश्किल होता है, और हमें अपने काम पर भरोसा पूरा था, मगर हमें ये नहीं था कि हमें इतनी जल्दी ये अवार्ड मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली काफ़ी एक तो बहुत बड़ा सरप्राइज था, बट एट द सेम टाइम बहुत बड़ी एक वैलिडेशन थी कि ठीक है जो हम काम कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो उससे हमें फिर और ज़्यादा मोटिवेशन मिली थी कि हम और दिल लगा के काम करें। जी, और दानियाल, जैसे आप लोग एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं कि कार्टून के थ्रू आप लोग बच्चों को सिखा रहे हैं, तो कितनी जल्दी जो है बच्चे कार्टून्स के थ्रू सीख रहे हैं, और जो स्कूल्स हैं हमें बताइए क्या इस आइडियाज़ को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं? उनसे आप लोगों ने कोई बात की हो? जी, तो हम लोग हम लोग स्कूल के साथ काम करते हैं। अब कोई अराउंड 25 या 26 स्कूल्स हो गए हैं अब जिनके साथ हम काम करते हैं। इनिशियली थोड़ा मुश्किल होता है स्कूल्स को समझाना या किसी को भी समझाना कि कार्टून्स के जरिए बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, बट इसके पीछे काफ़ी रिसर्च है, इसके पीछे काफ़ी एक सॉलिड फाउंडेशन है कि अगर बच्चा अपनी पढ़ाई में इंटरेस्टेड होगा तो वो उसकी ओनरशिप लेगा और वो ज़्यादा दिल लगा के पढ़ेगा, और अगर ज़्यादा दिल लगा के ज़्यादा ध्यान से पढ़ेगा तो उसकी जो लर्निंग आउटकम्स है, उसकी जो वो सीखता है वो ज़्यादा पुख्ता होगा, और वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा देर के लिए सीख सकेगा। तो अभी तक कितने जो स्कूल्स हैं वो तालीमाबाद के साथ मुंसलिक है, एसोसिएटेड है? जी, तो हमने स्कूल के साथ काम करना शुरू किया था कोई 1 साल पहले हमने स्कूल्स के लिए ये स्पेसिफिक सोल्यूशन बनाना शुरू किया था, और कुछ पिछले 7-8 महीने में हमने स्कूल्स को अपने नेटवर्क में लाना शुरू किया, और अब 26 स्कूल्स हो गए हमारे, और इंशाल्लाह अगले महीने तक या अगले 1-2 महीने तक हमारे 40 स्कूल हो जाएंगे, देन अगले साल के एंड तक 250 स्कूल्स। ठीक है, तो क्या दानियाल हमें बताइए कि जो घर पर बच्चे होते हैं, जो घर पर पेरेंट्स हैं, क्या वो आप लोगों की इस ऐप को इस्तेमाल करके, इसको यूज़ करके बच्चों को घर पर भी पढ़ा सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, तो हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग एक लर्निंग इकोसिस्टम बनाना चाह रहे हैं जिसमें पूरा दिन बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी हो सीखने की। तो चाहे वो टीवी पे ये देख रहे हों, चाहे वो स्कूल में पढ़ रहे हों, चाहे वो घर आकर अपने वालिदैन के फ़ोन्स पर या अपने फ़ोन्स पर ये ऐप के ज़रिए इस्तेमाल कर रहे हों। तो जितना भी हमारा कंटेंट है, जितना भी हमारा लर्निंग मटेरियल है, वो सारा ऐप के ऊपर अवेलेबल है हमारी, और उसके ऊपर पूरी गाइडलाइंस है कि वो किस तरह इस कंटेंट को, इस मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो हर बच्चे के लिए एक पर्सनल गाइडलाइन बन जाती है कि वो किस तरह से बेहतर सीख सकते हैं। तो दानियाल, हमें थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में बताएं कि किस तरह के फीचर्स इसमें आप लोगों ने रखे हैं, और दूसरी जैसे वीडियोस की आप बात कर रहे थे कि वीडियोस के थ्रू बच्चों को बताया जाता है, समझाया जाता है, तो किस तरह की वीडियोस आप लोगों ने बनाई हुई है? ये बेसिकली अगर आपको ना पता हो कि ये पढ़ाने के लिए, तो ये बस कार्टून्स हैं। अच्छा। जो बच्चे देख रहे होते हैं कभी उनको पता भी नहीं चल रहा होता कि वो पढ़ रहे हैं एक्चुअली, बट क्योंकि वो इतने शौक से देख रहे होते हैं, उनके दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं, और बाद में फिर जब वो स्कूल में वही चीज़ें पढ़ते हैं तो उनको याद आता है, ओह हमने तो एक कार्टून में भी देखा था, तो उसकी वजह से उनके दिमाग में चीज़ें बेहतर बैठ जाती हैं। दूसरा, इसके फीचर्स जो हैं, जो अब हम स्कूल के साथ काम कर रहे हैं, अब हम स्कूल्स के अंदर ज़्यादा इन डेप्थ लर्निंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हर तालीमाबाद के साथ जो स्कूल काम करता है उसका क्लासरूम एक्सपीरियंस जो है ना, वो कंसिस्टेंटली अच्छा हो।
तो हम लोग टीचर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं और उनको साथ ही माइक्रो लेसन प्लान्स देते हैं, और इन लेसन प्लान्स के अंदर हम उनको बताते हैं कि वो किस तरह एक पर्टिकुलर टॉपिक या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एक SLO जो स्टैंडर्ड लर्निंग आउटकम होता है करिकुलम का, वो किस तरह उसको बेस्ट पढ़ा सकते हैं। उसमें वो हमारा कंटेंट भी यूज़ करते हैं। हम उनको बताते हैं कि कहाँ पे वो रुक कर क्या सवाल करेंगी, किस तरह की क्लासरूम में वो डिस्कशंस करवाएंगी बच्चों से, किस तरह की वो एक्टिविटीज़ करवाएंगी और किस तरह वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को आपस में लिंक करेंगी। तो जैसे साइंस और मैथ्स के बीच में क्या लिंक बनता है, ताकि बच्चे ज़्यादा सोच के पढ़ें, रट्टे ना लगाएं और अपने एग्जैक्टली हाँ, दिमाग क्योंकि को यहाँ पर हम grow देखते हैं करें। कि बच्चे ज़्यादातर रट्टा लगा के पढ़े होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। तो क्या आपके ये जो ये आइडिया है, इसकी वजह से ये बच्चों की जो आदत है ये भी ख़त्म हो जाएगी? इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि बच्चे रट्टों से निकलें। कुछ चीज़ों में ऑब्वियसली आपको अपनी मेमोरी यूज़ करनी होती है, बट ज़्यादा जो हमारी कोशिश है वो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने की तरफ है कि उनकी सोचने की सलाहियत जो है वो बढ़े, क्योंकि अगर वो बढ़ेगी तो वो फिर कुछ भी पढ़ पाएंगे आगे ज़िंदगी में। ठीक है, लेकिन दानियाल मुझे ये बता दें कि कौन सी क्लास तक के बच्चों के लिए इसमें जो कंटेंट है वो तैयार किया गया है? जी, तो इसमें है PG, जो जिसको नर्सरी भी कहते हैं या और भी काफ़ी कुछ कच्ची भी कहते हैं। कच्ची से लेकर ग्रेड 6 तक हमारा कंटेंट तैयार है, मगर हमारी पूरी कोशिश है कि अगले कुछ सालों में हम लोग पूरा 12वीं तक इसको कंप्लीट कर लें और K to 12 का जो पूरा स्पेक्ट्रम होता है 5 से 16 साल की उम्र की जो एजुकेशन होती है आपकी, उस पूरी सेगमेंट को हम सर्विस करें। ठीक है जी, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है दानियाल, आप लोगों ने इस पर काम कर रहे हैं और बेस्ट ऑफ लक कि आगे भी आप लोग सोच रहे हैं आप उसी तरह उसको अमल पैरा भी हों और इसी तरह आप लोग नाम भी कमाते जाएं और आगे भी बढ़ते जाएं। हेड ऑफ स्ट्रेटजी तालीमाबाद दानियाल ज़िया हमारे साथ मौजूद थे और हमसे बात कर रहे थे ये नए इनिशिएटिव के हवाले से कि बच्चों को हम लोग वीडियोज़ के थ्रू और कार्टून्स के थ्रू जितना अच्छा सिखा सकते हैं, मेरे ख्याल से इसके अलावा हम नहीं कुछ कर सकते हैं। तो आप लोग भी ये ज़रूर ऐप डाउनलोड करिए और इस हवाले से इसको जानने की कोशिश करिए। मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और ये सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौर के वासियों के मसाइल डिस्कस करते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं वो इन मसाइल को हल करने के लिए तजावीज़ भी हमें फराहम करते हैं और अरबाब इख्तियार उन मसाइल को हल करने के हवाले से उठाए जाने वाले इक़दामात के हवाले से भी आगाह किया जाता है। और आजकल जो लाहौर का सबसे बड़ा मसला है वो है स्मॉग, और स्मॉग के तदारुक के लिए हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के अहकामात पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है और टीपा ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए किए गए इक़दामात पर मबनी एक रिपोर्ट भी तैयार कर लिया और जिसके मुताबिक बताया जा रहा है कि ट्रैफिक रवानी में खलल हायल करने वाली तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई की गई है और टीपा ने स्मॉग के तदारुक और ट्रैफिक में कमी लाने के लिए तजावीज़ भी दी हैं और ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने के लिए 500 कंक्रीट बैरियर्स लगाए जाएंगे। इस हवाले से मजीद क्या क्या इकदाम किए जाएंगे टीपा की तरफ से, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल रज़ाक चौहान साहब हैं, चीफ इंजीनियर टीपा हैं, और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबदीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ, जैन आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपसे, जैसे शहर में इस वक्त स्मॉग का राज है और इसमें जो सबसे बड़ा एक सबब है वो है ट्रैफिक का, जो बेजा ट्रैफिक हमें सड़कों पर नजर आती है, और दूसरा मसला तब बनता है जब वो ट्रैफिक जैम हो जाती है और उससे जब धुआं निकलता है तो उससे ज़्यादा स्मॉग बनती है। तो इस हवाले से टीपा ने कौन कौन से इकदाम उठाए हैं और रिपोर्ट में क्या क्या सिफारिशात पेश की गई हैं हाई कोर्ट में? जी, बिस्मिल्लाह। टीपा ने जस्टिस शाहिद करीम हाई कोर्ट के अहकाम की रोशनी में एक कंसोर्शियम बनाया है जिसमें लगभग 15 डिपार्टमेंट हैं, जो कि कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हफ्ते में 2 दफ़ा टीपा में मीटिंग होती है। ठीक है। वेडनेसडे और सैटरडे को। उसमें मुख्तलिफ जो मसाइल हैं उसको डिस्कस किया जाता है, सजेशन दी जाती हैं, जो फौरी तौर पर हल तलब इशू होते हैं उनके ऊपर फ़ौरन इम्प्लीमेंटेशन प्लान दिया जाता है हाई कोर्ट्स को, तो मुख्तलिफ दारों पर जिस पर अमल किया जाता है, और जो आइंदा लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो भी पेश की जाती है। अब तक हमारे 7 अजलास हो चुके हैं। अच्छा। और 5 रिपोर्ट्स हम हाई कोर्ट को दे चुके हैं। ठीक है। इसमें शॉर्ट टर्म से जो इश्यूज़ हैं उस पर तो फौरी तौर पे काम हो रहा है, जैसे कि हमने
जो रोड कट हैं, यू टर्न्स खुले हुए हैं, वहाँ पे 500 बैरियर लगा रहे हैं, ठीक है, सीटी साहब को दे रहे हैं। इसके अलावा एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव पे ऑपरेशन हो रहे हैं, बड़े हाई लेवल पे हो रहे हैं, लोगों को फ़ाइन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। गाड़ियाँ जो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती है उनको बंद किया जा रहा है, जो फ़ाइन किया जा रहा है। इसी तरह जो फैक्ट्रियाँ या इंडस्ट्रीज़ बहुत धुआं छोड़ रही है उनको भी बंद किया जा रहा है। ट्रैफिक के हवाले से जो हमारे ऑपरेशन हैं इसमें MCL, LDA, टिपा ये मिलके कर रहे हैं और बड़े इफेक्टिव किस्म के जा रहे हैं। रोड्स को इंक्रोचमेंट को क्लियर किया जा रहा है और इस तरह से ट्रैफिक रवानी में ये इकदाम अच्छे साबित होंगे, मुस्बत साबित होंगे। जैन, आपसे पूछना चाहूँगी टीफा की सिफारिशात जो है वो काफ़ी अहम भी हैं, लेकिन हमें बताइए कितनी काबिल अमल भी हैं। आज ये चीफ जस्टिस शाहिद करीम साहब के अहकामात पर सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं ये इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है, लेकिन बात ये है कि ये क्या स्मोक एक दिन में आया? नहीं, ये तो कई साल लगे ना। यानी कि हर हुकूमत ने मेहनत की कि शहर लाहौर को आलूदा तरीन शहर बना दिया जाए, तो आपने तब तो कभी किसी ने प्लानिंग नहीं की। और अभी भी जो प्लानिंग है आप देखिएगा, ये पिछले 3 सालों से ये रो रहे हैं कि हम स्मोक के हवाले से प्लानिंग कर रहे हैं, स्मोक के हवाले से कर रहे हैं। जैसे ही ये स्मोक के बादल छटने हैं हमने फिर वहीं जूं का तूं छोड़ देना। फिर सारा साल किसी ने मेहनत नहीं करनी कि किस तरह ट्रैफिक की रवानी को बेहतर किया जाए। अब जब एक रिपोर्ट आ गई कि लाहौर शहर में स्मोक की बुनियादी वजह गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, 45% इसका शेयर है, बाकी जो दीगर चीज़ें हैं, तो आपने अभी तक ट्रैफिक की रवानी की बेहतरी के लिए क्या किया? क्या हर चीज़ के लिए ज़रूरी है कि अदालतें ही इसके ऊपर नोटिस लें? क्या इदारों को अज खुद हरकत में नहीं आना चाहिए था? क्या इस पूरा साल जब आपको पता था कि हम 5वें मौसम के तौर पे स्मोक को लेना शुरू कर दिया, तो हमने उसके तदारुक के लिए अभी तक क्या इकदाम उठाए? ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी। धुआं क्यों पैदा हो रहा है? उसकी वजह यह है कि मैं चीफ इंजीनियर टीपा साहब, आप और आपका ये सारा जो क्रू है ये अपनी अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पे अपने दफातर में आ रहे हैं। इस हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कौन सा प्रोजेक्ट दिया? अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया, और जो पहले से चल रहे थे वो बंद कर दिए। इस वक्त शहर लाहौर में किसी भी तरह की सरकारी सतह पे मास ट्रांजिट के अलावा कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी तो अल्टीमेटली मैं तो अपने ऑफिस अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल पे आऊंगा, हाँ। और इसी तरह हर इंडिविजुअल अपनी मोटरसाइकिल पे आएगा। तो सबसे पहले जरूरी है कि अगर आपने दीगर जो शहर है, अगर आपने इस्तांबुल को कॉपी करना है, अगर आपने बीजिंग को कॉपी करना है या लंदन को कॉपी करना है, तो आपको उस तरह का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम देना पड़ेगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लेकर आने पड़ेंगे, प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये जो बात है सर, ये इस वक्त क्यों आप लोगों ने ये प्लान तैयार किया? ये तो पहले कर लेना चाहिए। ये प्लान पहले भी चल रहा है, रिपोर्ट जा रही है। ये एक ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि हाई कोर्ट ने इसको पैटर्नाइज किया है और इसको बहुत शिद्दत के साथ महसूस किया गया है कि वेयर इज रॉन्ग। बुनियादी वजूहत क्या हैं? हम टेम्परेरी तौर पे इकदाम करेंगे, कंट्रोल हो जाएगा, मौसम गुजर जाएगा, मगर बात ये करने वाली है, जैसे मैंने कहा कि 45 लाख बाइक चल रही हैं लाहौर में, 8-9 लाख गाड़ियाँ चल रही हैं। आज लाहौर के हालात कंजेशन के हवाले से ये हैं, और आइंदा 5 साल बाद क्या होंगे, 10 साल बाद क्या होगा, यानी कि टोटल जैम हो जाएगा। आप अपने दफातर को, बिजनेस पे, ऑफिस पे नहीं जा सकेंगे। इसके लिए हमने ये बार बार कमेंट किया और टॉप प्रायोरिटी पे ये बात की है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लाई जाए, लाहौर अर्बन ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान जो उस पर अमल किया जाए। जैसे हमारी मुख्तलिफ, जैसे ऑरेंज लाइन है जी, BRT है, पर्पल और ये, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में खातिर खा ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट किया जाए। फीडर बसें चलाई जाए, जैसे अब स्पीडो बसें 200 चल रही हैं, हमने 2500 की सिफारिश की है कि 2500 बसें चलाई जाए। यानी कि हम ये चाहते हैं कि किसी को अपने घर से गाड़ी या बाइक ना निकालनी पड़े, और वो लेकिन सर उसका ऑल्टरनेट हमारे पास होगा तो हम नहीं निकालेंगे ना। इस वक्त तो बाइक्स की इतनी तादाद हो चुकी है सड़कों पे कि हम पैदल भी नहीं चल सकते। यही बात हम कह रहे हैं मुनीबा, हम आपकी तरफ से जो सिफारिशात की गई हैं हम तो उसको सराह रहे हैं कि आपने बड़ा अच्छा काम किया। अब तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर आपने 2500 बसें वहां पे सुजेस्ट कर दी हैं तो लाएं, सड़कों के ऊपर चलाएं। पता नहीं कितनी मुश्किल से कराची में इन्होंने बसें चलाना शुरू की हैं, और इस दौर में, ये इसके बाद चीफ साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, इस दौर में अभी तक कोई एक नई बस लाहौर शहर में नहीं चलाएगी। 3.5 साल से हुकूमत को इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जानी थी, वो पता नहीं कहां पर मंसूबा गया है। सब की कह रहे थे आने वाले, लेकिन वो भी हमें नजर नहीं आया। इलेक्ट्रिक बसेस की हमने रिकमेंडेशन दी है। ये जो अगर ये लोडर रिक्शा, चिंची रिक्शा या बाइक चलाना जरूरी है तो इसको खुदा के लिए इसको हमें बंद करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक पे जाना है, बैटरी पे जाएं, ताकि पोल्यूशन कंट्रोल हो। वैसे भी हम जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी इफेक्टिवली ले आएंगे
तो इस ये हमारी इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी मोटरसाइकिलों गाड़ियों की। और हम इस सिलसिले में जो हमने एक आम हाई कोर्ट को सिफारिश की थी कि हमें टिपा में चालान करने के लिए फुल टाइम जुडिशल मजिस्ट्रेट दें, तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए हैं और हमारे कल ऑर्डर आ गए हैं सेशन कोर्ट से कि हमारे टिपा में फुल टाइम जुडिशल मजिस्ट्रेट अपॉइंट हो गए। जी, बाकी इकदाम इसमें हमने बहुत सारी सिफारिशात की हैं। पार्किंग प्लाजा जो हमारे जितने भी मेन मार्केट्स हैं और जो रोड्स हैं वहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं है। हमने टिपा ने LDA ने पहले भी कोई 15 के लगभग पार्किंग प्लाजा वर्कआउट करके दिए हैं कि इस किस जगह पे फौरी तौर पे पार्किंग। ये पार्किंग प्लाजा जब तक नहीं होंगे तो आप गाड़ियाँ सड़क पे खड़ी करने के मजबूर होंगे या मार्केट खड़ी होंगे। जी दूसरा है। सर मुझे बताइए, ये ट्रैफिक फ्लो की जैसे हम बात करते हैं, इसको बेहतर बनाने के लिए आप लोगों के जो इंजीनियर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, किस तरह बनाया जाएगा, क्या टिपा प्लान है? LDA MCL कंटोनमेंट DHA वाल्टन ये सारे इदारे जो इंजीनियरिंग के सेक्शन है ये सारे लाहौर के रोड्स को बेहतर करने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। कई फ्लाईओवर बन रहा है, अंडरपासेस बन रहे हैं, पैच वर्क हो रहा है, रोड बन रहा है, स्लिपर रोड बन रही है, सर्विस रोड बन रहे हैं, पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस बन रहे हैं। ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। मगर क्योंकि मेगा सिटी है, कॉरपोरेशन एरिया बहुत ज़्यादा है, मसाइल आबादी के ट्रैफिक के आपको पता है, सारे इदारे कोशिश कर रहे हैं। मगर इसमें सबसे अहम रोल जो बड़ा रोल LDA अपना हिस्सा डाल रहा है और बीइंग एक एल्डर ब्रदर, ये इसमें हमारे DG साहब, हमारे अदारा CM साहब इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट दिन रात हो रही है। रोज़ाना कोई ना कोई प्रोजेक्ट का PC1 बन रहा होता है, एस्टिमेशन हो रही है, या प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, इफ्ताह हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ये प्रोसेस चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है। मगर इसके बावजूद वो बहुत कुछ करने वाला है जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चरली करना होगा। जैसे करना होगा, लेकिन सर ये जो ट्रैफिक जैम का जो ज्यादा सबब बनता है मेरे ख्याल से वो है गैर कानूनी तजावुजात। तो टिपा उनके खिलाफ क्यों नहीं, ये जो तजावुजात माफिया इनके खिलाफ क्यों नहीं जी, कार्रवाई मैंने अर्ज करता? किया ना, हमें फुल टाइम मजिस्ट्रेट अभी लिया है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, हमारे पास आजकल ज्वाइन करने वाले हैं। हम डेली बेसिस पे इंक्रोचमेंट्स पे ऑपरेशन कर रहे हैं। उनको लोगों को अरेस्ट भी कर रहे हैं, जुर्माने कर रहे हैं, उनका सामान उठाया जा रहा है, कब्जे में लिया जा रहा है। लेकिन जैन कार्रवाई होती है दोबारा से, वहाँ पे इंक्रोचमेंट्स आ जाती हैं, ये कैसी कार्रवाई? 3000 किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर है लाहौर का, छोटी बड़ी ये गलियों की, मोहल्लों की, ये सारी सड़कें डाल के। तो आपके पास इन इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 3000 बंदा है चीफ साहब? जी, सारे इदारों का मिला बात ये है कि आप नहीं, सारे इदारों का नहीं, आपके वो सारे इदारों ने तो अपना अपना करना है ना। आपको ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग की जो जिम्मेदारी दी हुई है, आप एक सड़क पे एक बंदा भी खड़ा करें, 1 किलोमीटर के एक की जिम्मेदारी दें, तो आपके पास तो ये ह्यूमन रिसोर्स ही पूरा नहीं है। तो ये सिर्फ ये बड़ी बड़ी मार्केटों में कार्रवाई करके तो तजावुजात के खिलाफ ये तो बड़ा मौसम आम नुक्ता उठाया है जैन ने कि हमें अपने HRM को, अपने सेटअप को मजीद और ज़्यादा फॉल करना होगा। यानी कि आज जैसे आपने अभी कहा, आज हमने ऑपरेशन किया, वो कल फिर दोबारा वो लगा वहीं पे आ जाते, उनका सामान भी उठा लिया, उनको जुर्माना भी कर दिया, इवन FIR भी कर दी, अरेस्ट भी किसी को कर लिया। हमारी आवाम में कुछ ऐसी, जो हम भी शामिल हैं, ऐसी कमी कोताहियाँ हैं जिसको हमें दो मिल के करना होगा। पुलिस का, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का और सारे इदारे मिलजुल के, कोर्ट्स का, ये सारा एक मुश्तरका एक्शन है जो होना चाहिए। तो हमें इस पर काम कंटिन्यू बहुत सा करना होगा और कर रहे हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा जो अब इतनी ज़्यादा आगाही और कोर्ट्स ने, इदारों ने एक फोरम पे आए हैं, तो अच्छे इकदाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। डेवलपमेंट के वाले से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और मज़ीद होगा। LD इसमें बहुत अच्छा रोल अदा कर रहा है और अदा भी करेंगे। सिग्नल फ्री कॉरिडोर जहाँ हमें ज़रूरत समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर दे रहे हैं। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे सिग्नल भी हैं, दोनों कम्बिनेशन के साथ सेटअप चल रहा है। दोनों स्कूलों थोड़ा अपनी जगह ठीक है, मगर जो रिक्वायरमेंट है वहाँ इसको नहीं, हम तो कहते हैं आप सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स दें। हम ये नहीं कह रहे कि आप ना दें, हम कह रहे हैं कि सिर्फ पैदल चलने वालों को भी साथ में थोड़ा सा रास्ता दे दें। वो भी मासूम इसी शहर के बासी हैं, उनके गुजरने के लिए भी कोई गुजरगाह देनी है। फुटपाथ जो वॉकवेज भी साथ साथ बनाए जा रहे हैं, तो लोगों को भी चाहिए उधर चले, बजाय मेन रोड पे चल रहे पे उस वॉकवे पे चले, फुटपाथ पे चले। दूसरा सर, आप लोग होम सर्विस जो है, होम डिलीवरी की भी बात कर रहे थे, इस हवाले से भी हमें बताइए। हम ये एक सिचुएशन थी कि बजाय इतनी ज़्यादा शॉपिंग करने के, हर घर से 2-2 गाड़ियाँ जो बाइक निकल रही हैं शॉपिंग करने के लिए, अगर ऑनलाइन शॉपिंग का कल्चर भी हमारे यहाँ जैसे यूरोप की तरह डेवलप बहुत ज़्यादा कोरोना की वजह से तो बहुत ज़्यादा हो गया। मगर इसमें एक बात, अच्छी चीज़ें नहीं मिलती हैं ऑनलाइन बात ये अभी मैं बात करने वाला था, जैन साहब ने कर दिया कि हमें जो ट्रेडर हजरात है, कारोबारी लोग हैं, उनको भी चाहिए थोड़ा सा अमानत का मामला सही करें, क्वालिटी का जो बात लिखें, जो कहें, जो रोड रेट दें उसके मुताबिक क्वालिटी भी दें, लोगों को क्वालिटी डिलीवरी दें, क्वालिटी गुड्स के साथ। तो मेरा नहीं ख्याल लोग करेंगे इस पर अमल। आस्ता आस्ता जैसे बहुत से ज़्यादा और आ रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, ये भी इंशाल्लाह काबिल अमल होगा और फ्यूचर में ये पॉपुलर होगा आइडिया। इसको ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, करना चाहिए इसको। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या लगता है आपको
शहर हमारा सही होने वाला है? मैं तो कह रहा हूँ मुनीबा, सारी सिफारिशात इन्होंने कर दी हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। अब इम्प्लीमेंट भी सर अनफॉर्चुनेटली आपने ही करना है। ये जितनी तजावीज़ है इसमें मेजर किरदार LD और उसकी ज़ैली एजेंसियों का है, तो उसको किरदार अदा करने की ज़रूरत है। अगर आपने किसी जगह पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स का, एड ग्रेड वर्क का, इसके अलावा पार्किंग प्लाजाज का या ये इंक्रोचर्स के हवाले से एक लंबी फहरिस्त हाई कोर्ट में जमा करवा दी है, तो उसके बाद आपको ये तमाम मंसूबे पंजाब हुकूमत को भी वॉइस वर्सा पेश करने चाहिए कि पंजाब हुकूमत इसके ऊपर फंडिंग करे, ताकि जो आइंदा 2-3 साल तक है अगर हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो ये स्मोक से जान छूट जाएगी। कम अज़ कम हम सिर्फ ये 4 जो मौसम है यही इनसे लुत्फानंदोज हो सकेंगे, ये 5वें मौसम से बच सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और सर हम यही चाहते हैं कि तमाम तर जो भी सिफारिशात आप लोगों ने रिपोर्ट में बनाई हैं और उसमें पेश की हैं उस पर अमल दरामद भी होता हुआ हमें नजर आए, और ये जो स्मॉग का मसला है जो ये दिन ब दिन और साल हमें तंग करता है, ये हल हो जाए। बहुत शुक्रिया। अब्दुल रज़ाक चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे, चीफ इंजीनियर टीपा हैं, और ज़ैनुल आबिदीन नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे। ज़ैन आपका भी बहुत शुक्रिया, और सर आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए हैं। और जनाब उम्मीद करते हैं कि जो आज हमने बात की है मसाइल के हवाले से लाहौर के, ये जल्द अज जल्द हल हो जाए। मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब प्रोग्राम के पहले हिस्से में जैसे हम बात कर रहे थे बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से, तो बच्चों की तालीम और तरबियत में एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ का होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अच्छे तालीमी इदारे बच्चों की इन ज़रूरियात का भी ख्याल रखते हैं और स्टूडेंट्स को ज़हनी और जिस्मानी ग्रोथ के लिए तमाम सहूलियात भी फराहम करते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का शुमार भी उन्हीं इदारों में होता है जो पाकिस्तान को हर फील्ड में टैलेंट फराहम कर रहे हैं। और UCP ने अब एक और एजाज भी अपने नाम कर लिया है। हायर एजुकेशन कमीशन ने गुज़श्ता दिनों प्राइम मिनिस्टर कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव के तहत 7 खेलों का स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद करवाया था, जिसमें मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ ने हिस्सा लिया। और इवेंट में अगर आपको बताऊं तो मजमूई तौर पर खेलों के 7 मुकाबले हुए, जिनमें से यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने हॉकी, हैंडबॉल, टेनिस, एथलेटिक्स और जूडो में पहली पोजीशन हासिल की है, जबकि स्क्वाश और बॉक्सिंग की अगर बात की जाए तो UCP ने दूसरी पोजीशन हासिल की है। और एथलेटिक्स में UCP के खिलाड़ियों ने मजमूई तौर पर 17 गोल्ड मेडल्स और 6 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के एथलीट्स ने इस चैंपियनशिप में 8 नए रिकॉर्ड भी कायम किए। तो इस हवाले से मजीद बात करते हैं, हमारे साथ UCP के रिकॉर्ड होल्डर एथलीट्स मौजूद हैं। अहमद रंधावा हैं जिन्होंने कई मुकाबले अपने नाम कर रखे हैं, और उनके साथ मौजूद है सैफुल्लाह नियाजी जिन्होंने जूडो और फ्री स्टाइल रेसलिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अहमद, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ और सैफ आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप दोनों? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो अहमद मुझे बताइए, ये जो अभी स्पोर्ट्स ड्राइव हुई थी इसके बारे में कितने मुकाबले थे, आपने किस किस मुकाबले में हिस्सा लिया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने 110 मीटर हर्डल उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है। उसके बाद 400 मीटर में गोल्ड मेडल हासिल किया, और 400 मीटर रिले में अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी गोल्ड मेडल किया और रिकॉर्ड भी हुआ उसमें। ठीक है। और इसमें ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ का मुकाबले थे। अल्हम्दुलिल्लाह UCP ने बड़ा अच्छा हमें ताउन किया और हमने उसे रिप्रेजेंट किया और हम उसे विन किया है। उसे ऑल ओवर भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह UCP पोजीशन जो है वो बरकरार रही है। सैफ, मुझे आप बताइए आपने कौन कौन से मुकाबलों में हिस्सा लिया था और कितने मेडल्स हासिल किए? मैंने 2 गोल्ड मेडल लिए हैं, एक रेसलिंग में पार्टिसिपेट किए, उसमें फ्री स्टाइल रेसलिंग में उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ में, और जूडो में गोल्ड मेडल हासिल किया है। एक नेशनल थी कोयटा में उधर, और एक इधर जो ये जवान ड्राइव हुई है इस्लामाबाद में, उधर जूडो में गोल्ड मेडल हासिल किया। तो कितना टफ था, कौन सा मुकाबला ज्यादा टफ लगा आपको? टफ था हमारा जो कंपटीशन हुआ PU के साथ और लाहौर गैरिजन। ये 2 जो टीमें थी ये बहुत टफ थी हमारे लिए। इन्होंने काफी वैसे ये टफ टाइम दिया। हाँ, 3 मिनट का राउंड होता है, लेकिन फाइट जब गोल्डन पॉइंट पे आती है तो उसके बाद टाइम लिमिट खत्म हो जाती है। फिर इनके साथ हमारे 15-15 मिनट 10-10 मिनट तक फाइटें होती रही हैं PU और लाहौर गैरिजन के साथ। ठीक है, तो उन्होंने अच्छा खासा आपको टफ टाइम दिया, लेकिन फिर भी आपने उनको शिकस्त
दे दी है। तो अहमद आप बताएं मुझे कौन सा टफ ज़्यादा लगा आपको कंपटीशन? टफ तो कंपटीशन सब भी होते हैं, लेकिन टफ टाइम किसने दिया जहाँ पे आपको दिमाग में आया हो कि यार मैं शायद इसमें हार जाऊँ, जीत ना पाऊँ? टफ टाइम तो अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन पहले यही था कि इंशाल्लाह गोल्ड करूँगा, लेकिन 110 मीटर हर्डल में था कि शायद इसमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने भी विन किया। तो बस ये सारी दुआएं और घर वालों की और मेहनत का नतीजा है। तो यूनिवर्सिटी किस तरह, अगर यूसीपी की बात की जाए, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, वो किस तरह अपने स्टूडेंट्स को और ख़ासतौर पर स्पोर्ट्स के हवाले से किस तरह आप लोगों को आगे लेकर जाती है और हेल्प किस तरह करती है? यूसीपी मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट के बगैर नहीं कर सकते। हाँ। और जो सपोर्ट करती है ना यूसीपी, मेरे ख्याल में बाकी कोई यूनिवर्सिटी इतनी सपोर्ट नहीं करती। हमारा यानी हॉस्टल फ्री है, हमारी स्टडी फ्री है, 100% स्कॉलरशिप पर हम पढ़ रहे हैं। उसके अलावा हमारी डाइट का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। हमारे डायरेक्टर जो स्पोर्ट्स के हैं अरशद सत्तार साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ कि वो हमें इतना सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, इन लोगों की बदौलत ही आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और आप लोगों ने पोजीशन हासिल की। बिल्कुल बिल्कुल जी। सैफ, आप क्या कहेंगे, मतलब इस तरह के जो इवेंट्स होने चाहिए कितने ज़रूरी हैं, और जो यूनिवर्सिटीज़ हमें सपोर्ट करती हैं वो कितना ज़रूरी है? यूनिवर्सिटीज़, ये यूसीपी है, ये तमाम यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट करती है। देखें पहले हम यानी कि 9th-10th किए, सारे अखराजात खुद थे, कोई पढ़ाई फ्री नहीं थी। इसके बाद इतने सारे लड़कों ने अच्छे नंबर मार्क्स में पास किए, फिर भी उनकी सिर्फ 50% जो स्टडी है वो फ्री की है। अब हम स्पोर्ट्समैन थे, हमने आए हैं, ट्रायल दिए हैं, ट्रायल जीते, हमारी 100% पढ़ाई फ्री हो गई है। हाँ। और इनका एक ये अच्छा है कि हमारी डाइट जो होती है हर स्पोर्ट्समैन की, जिस तरह ये एथलेटिक है इनकी डाइट अलग है। ओके। हम रेसलर्स हैं, हमारी डाइट अलग होती है। हाँ। और फौरन गेम के बाद की डाइट अलग है। इनके और महकमे भी अच्छे हैं, रेलवे, पुलिस, लेकिन जो ये है यूसीपी, ये कह लें HEC है, HEC की जो टीम बनती है ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हर लिहाज से। और एक तो हमारी इसमें ये कि स्टडी फ्री है, उसके साथ साथ हम जो गोल्ड मेडल लेते हैं, मेडल के हमें चेक मिलते होते हैं इधर 1.5 लाख के हर इनके गेम के लिए। मतलब अच्छा सपोर्ट किया जाता है। जब आपका सपोर्ट सिस्टम मेरे ख्याल से अच्छा होगा तो फिर आप ऑटोमेटिकली बुलंदियां छूते जाएंगे और कामयाबी में आगे बढ़ते जाएंगे। सिर्फ आप बताइए प्रैक्टिस फिर कितनी करते हैं आप लोग डेली? प्रैक्टिस अब तो हमारी चल रही है 2 टाइम, लेकिन 3 टाइम भी प्रैक्टिस करवाते रहे हैं। अच्छा। तो यानी कि सुबह फिटनेस, दोपहर को ये करवाते हैं, टेक्निक पे प्रैक्टिस करवाते हैं, और फिर सेकंड टाइम ये हमारी फाइट, आपस में जो लड़के हैं उनके फाइट्स करवाते हैं। ठीक है। और आप कितनी देर करते हो अहमद? हमारा जब ऑफ सीज़न होता है ना तो तब हम 2 टाइम ट्रेनिंग करते हैं। ओके। और उसमें ट्रेनिंग में इस तरह होता है कि अगर सुबह आपने रनिंग की है तो शाम में आपने वेट ट्रेनिंग करनी है। जब कंपटीशन फेज़ आ जाता है तब लोड जो कम कर देते हैं कोचेस, तो उसमें यानी सिर्फ ट्रैक और एक टाइम ट्रेनिंग हो जाती है। मतलब ट्रेनिंग के हवाले से जो है वो यूसीपी बहुत ज़्यादा फोकस है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें बड़े अच्छे कोच मिले हुए हैं। मेरे कोच हैं राना सजाद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट कोच हैं, स्प्रिंटर, और मैं उनकी वजह से यहाँ आज तक, और यूसीपी जितना सपोर्ट करती है उतना कोई भी नहीं कर रहा, और ये उसी की बदौलत है हम आज यहाँ पर बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे लास्ट में बताइए साहब, आगे का क्या प्लान है, क्या फ्यूचर प्लानिंग क्या की हुई है, किन किन मुकाबलों में और हिस्सा लेना है आपने? कल मेरी नेशनल की फाइट है, नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप हो रही है, फिर 28 बेस्ट ऑफ लक आपको कल के लिए जी। और फिर है 28 को है जूडो की नेशनल चैंपियनशिप है। फिर 3 मंथ के बाद फिर नेशनल गेम्स आ रही हैं जो कि कोयटा में होनी है, उसमें भी पार्टिसिपेट करना है HEC की टीम की तरफ से। क्योंकि जो लड़के गोल्ड करते हैं यहाँ इंटरवर्सिटीज़ में, उनकी कंबाइंड टीम बनती है HEC की, तो वो फिर ये नेशनल इन गेम्स में जाके पार्टिसिपेशन करते हैं। ठीक है जी। अहमद रंधावा और सैफुल्लाह नियाज़ी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोग यहाँ पर आए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहें और यूसीपी का भी नाम रोशन करें और हमारा भी नाम रोशन करें। जनाब, टैलेंट की कमी नहीं है और हमने आपसे बहुत अच्छे टैलेंटेड 2 नौजवान लड़कों से मिलवा